जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि कुछ दिनों तक आप लोगों का ये जो सेशन आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, आप लोगों का नहीं चला, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन अब आपसे कंटिन्यू चलेगी। तो जितने भी बच्चे हैं इस सेशन को शेयर करेंगे। और आज हम लोगों का बेटा क्या है, तो आज है 27 जुलाई। तो 27 जुलाई को महत्वपूर्ण बातें कौन सी जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि जो कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री थे, अभी तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था, येदियुरप्पा। तो बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, और उन्होंने इस्तीफा कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को दे दिया है। तो अब बीजेपी इस बात के फैसला करेगी कि कर्नाटक में आखिर में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कमेंट में कर्नाटक का कैपिटल कौन सा है ये जरूर आप लोग बताइएगा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी तक कौन थे, बीएस येदियुरप्पा, लेकिन इन्होंने अब रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। और कर्नाटक के राज्यपाल अभी आपके नए बनाए गए थे, थावरचंद गहलोत, उनको दिया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को पता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका के संबंध दिन पर दिन बाइडेन सरकार के बाद आपके और ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आपके जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन ये भारत आ रहे हैं। और भारत आ रहे हैं, इसके पीछे भी बातचीत के एजेंडा की बात करें तो बातचीत का एजेंडा क्या है, तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से समस्या आपकी बढ़ती जा रही है, यानी अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के वापसी के बाद जिस तरीके से तालिबान का वहां पे आपका पकड़ बनते जा रहा है और तालिबान की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत होते जा रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं चिंतित है। क्योंकि भारत की बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो अफगानिस्तान में है और उसमें बहुत सारा पैसा भारत का लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी डिस्कस होगा। उसके अलावा और भी हम बात करें तो और किसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में हमेशा जो चाइना है कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका अपनी सहयोग के माध्यम से चीन को काउंटर करने का प्रयास, कोरोना के खिलाफ प्रयास को मजबूत करना। और अभी कुछ दिन पहले भारत में आपके अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन मार्च में उन्होंने भारत का दौरा किया था, इस बात को भी समझिएगा। अब तीसरा आप लोग देखिएगा, फिलीपींस की हम बात करें तो फिलीपींस में बहुत ही वहां पे जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप बोलोगे कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, तो विरोध प्रदर्शन वहां के जो राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते उसके खिलाफ हो रहा है। तो क्यों खिलाफ हो रहा है, क्योंकि उनकी जो नीति है उन नीतियों का विरोध वहां की जनता कर रही है। सरकार के खिलाफ वहां पे लोग आपके सड़कों में हैं। और कारण क्या है बेटा, कि जो सरकार की नीति है उसके चलते फिलीपींस की अर्थव्यवस्था खराब होते जा रही है और उसका असर अब आपके लोगों के जीवन के ऊपर पड़ते जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन समय समय पे आप देख सकते हैं। फ्रांस में भी यही हुआ था कि इकोनॉमी बर्स्ट हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इस तरीके से आपके फिलीपींस में भी ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी एक है। अभी आप लोगों का टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि 2020 नहीं 2021। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन कोरोना के चलते एक साल लेट से शुरू हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग 2021 इसको बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020, इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक आपकी एक जीत हासिल करी है और ऐतिहासिक एक उपलब्धि प्राप्त हुई है। आपने बोला कि कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्या हो गया है, तो याद रखिएगा कि मेमिजी निशिया, उस लड़की का नाम क्या है, मेमिजी निशिया। अगर आपके अंदर किसी चीज के प्रति जुनून आ जाता है ना, अगर आप उसको करना चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके रास्ते में कांटे आएंगे, आपके रास्ते में मुसीबत आएगी, लेकिन अगर आप बढ़ते जाओगे तो आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इस बात को प्रूफ किया है जापान के मेमिजी निशिया ने। इन्होंने क्या कर दिया अचानक से ऐसा, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला स्केट बोर्डर ये बन गई है। पहली महिला स्केट बोर्डर। स्केट तो आप लोग भी चलाते हो, स्केट बोर्ड आप लोगों को पता है ना कि जो रोड पे ऐसे घूमते रहती है, आप पैदल उस पे चढ़ सकते हो आराम से। तो स्केट बोर्ड जो आपका प्रतिस्पर्धा होता है, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली ओलंपिक में ये प्रथम महिला आपकी बन गई है। स्केट बोर्डिंग स्पर्धा में 13 साल 330 दिन की उम्र में जापान की मेमिजी निशिया ने स्वर्ण पदक हासिल किया है।
क्या हासिल किया बेटा? स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो अब जैसे ही इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया 13 साल 330 दिन में, उसके साथ एक इतिहास बन गया। अभी तक के जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें ओलंपिक में सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। तो आप बोलोगे इसके पहले कौन थी? तो इसके पहले जो नीचे आपको फोटो में दिख रहा होगा 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसमें 13 साल 268 दिन की उम्र में मार्जोरी गेस्ट्रिंग, नाम क्या था उसका? मार्जोरी गेस्ट्रिंग ने महिलाओं की 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड ड्राइव स्पर्धा का स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो इस तरीके से इतिहास आप लोगों को देखना है। अब आप लोगों को ये चीज लगता होगा कि भैया मान लीजिए कि दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद अगर जो युद्धबंदी बना लिए जाते हैं उनको लोग बोलते हैं कि आप छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? तो अगर हमने किसी को बंदी बना लिया, उसको हमने पराजित किया, तो छोड़ने का दबाव हमारे ऊपर क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि बेटा एक रूल है जेनेवा कन्वेंशन, आज के दिन ही 27 जुलाई 1929 को ये आपके लागू हुआ था, मतलब इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ये जो कन्वेंशन है वो क्या है? तो युद्ध बंदियों को लेकर ये जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। इसमें टोटल 97 आर्टिकल्स आपके शामिल थे। वर्तमान में 194 देश इस कन्वेंशन को मानते हैं और ये 19 जून 1931 से लागू हुआ था। इस जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत ही जो बंदी आप बनाते हैं, इसमें बंदियों को युद्ध के बाद तुरंत आपको रिहा कर दिया जाता है। युद्ध समाप्त हो जाएगा तो जो भी आपने बंदी बनाया, जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है, उसको रिहा करना पड़ेगा, उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। जब तक युद्ध चल रहा है आप गिरफ्तार करके रख सकते हैं, लेकिन युद्ध के बाद उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए समय समय पे आप देखते रहते हैं कि विवाद होते रहता है कि हमारे युद्धबंदियों को अभी तक नहीं छोड़ा, ये नहीं छोड़ा। तो इस जेनेवा कन्वेंशन को आधार बनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, शानदार तरीके से चीजें समझ में आई होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ वहां पे रेटिंग का ऑप्शन आता है। अगर आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से शानदार तरीके से फायदा होता है, अगर आपकी तैयारी में एग्जामपुर हमेशा आपके साथ रहे, तो उसको रेटिंग दीजिए। जितना अच्छा रेटिंग देंगे हम लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। ये सेशन आपको कैसा लगता है ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब ये लगातार चलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।